हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद सर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं बायो पढ़ाता हूं और सॉवरी साइंस क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। और आप सब जानते हैं कि लास्ट वीडियो में 10th क्लास का जो हम लोगों ने रिकॉर्ड किया था, वहाँ पे हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट किया था, जहाँ पे हम लोगों ने पहले डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा और उसके बाद डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा, डाइजेशन पढ़ा और कैसे एब्जॉर्प्शन होता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कंपाइल किया। अब उसी चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है उसे हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लंग्स और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में पढ़ते हैं। साथ में हमें 10th क्लास के अकॉर्डिंग हमें ये भी पता होना चाहिए कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में रिब्स का क्या रोल होता है और ये किस तरीके से इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन में हेल्प करता है। तो आज इसी टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब लोग मेरे पीछे इस बोर्ड पर इस डायग्राम को देख रहे हैं, ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो प्राइमरी ऑर्गन है उसमें हमारा नोज भी आता है। एज वी कैन सी आवर नोज is made up of bone and cartilage. Externally, our nose is made up of bone and cartilage, and internally it is divided into two chambers with the help of a intermediate wall known as the intranasal septum. मैंने कहा कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो प्राइमरी ऑर्गन है वो नोज है और नोज एक्सटर्नली बनी होती है बोन और कार्टिलेज से। जैसा कि हमारा नोज टिप होता है, ये कार्टिलेज से बना होता है और इसका जो पोस्टीरियर पार्ट होता है ये बोन से बना होता है। और हम देखते हैं कि इंटरनली इट इज डिवाइडेड इनटू टू चैम्बर विद द हेल्प ऑफ अ वॉल नोन एज द इंटरनेजल सेप्टम। इसे हम कहते हैं इंटरनेजल सेप्टम। ये वो वॉल होती है जो हमारे नोज को इंटरनली दो चैम्बर में डिवाइड करती है। द इनर लाइनिंग ऑफ आवर नोज इज द म्यूकस मेम्ब्रेन। हमारे नोज की जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है वो म्यूकस मेम्ब्रेन, एंड दिस म्यूकस मेम्ब्रेन सिक्रीट म्यूकस। ये म्यूकस मेम्ब्रेन म्यूकस सिक्रीट करती है एंड अबाउट हाफ लीटर म्यूकस सिक्रीटेड पर डे एंड अबाउट हाफ लीटर म्यूकस सिक्रीटेड पर डे। अब इस म्यूकस का हमारे नेजल चैम्बर में रोल क्या होता है? तो हम जानते हैं कि हमारा जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है it contains so many dust particles and microorganisms which can harm our internal organs like lungs. इनसे बचने के लिए ये म्यूकस मेम्ब्रेन जो एयर हम इनहेल करते हैं उसमें जो डस्ट पार्टिकल और माइक्रो ऑर्गन्स होते हैं उसको ये कंटिन्यूअसली ट्रैप करता है। ये म्यूकस जो कि सिक्रीट होता है म्यूकस मेम्ब्रेन से, एंड दिस म्यूकस मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट in the inner lining of our nasal chamber. It not only trap dust particle and microorganisms at the time of inspiration, but it also, as we know, we are warm-blooded animals. We are warm-blooded animals. It means we have a constant body temperature. It means हमारे बॉडी का एक definite temperature that is 37 degrees Celsius, and it means our every system, our every organ system work properly at this temperature, and the air which we inhale in summer season, they may have high temperature as compared to our body temperature. हम जो एयर को समर सीजन में इनहेल करते हैं उसका टेम्परेचर हमारे बॉडी के टेम्परेचर से ज़्यादा हो सकता है,
और इस तरह की हाई टेम्परेचर एयर अगर हमारे लंग्स की सेल्स तक पहुंचती है, देन इट कैन हार्म आवर डेलिकेट लंग्स सेल्स। उससे बचने के लिए जब हम किसी एयर को इनहेल करते हैं, उस एयर को मॉइस्ट करके हमारी बॉडी की टेम्परेचर पे लाता है यहाँ से सिक्रीट होने वाला ये म्यूकस। इन शॉर्ट हम ये समझ सकते हैं कि म्यूकस के मेन 2 रोल और फंक्शन होते हैं, जिसमें से एक है प्राइमरी फंक्शन, दैट इज ट्रैपिंग ऑफ डस्ट पार्टिकल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। साथ साथ ये हमारी एयर को मॉइस्ट करके हमारी बॉडी टेम्परेचर पे लाता है। ओके स्टूडेंट्स, साथ में हमारे नेजल चैम्बर में नोज हेयर होते हैं। दे ऑल्सो ट्रैप डस्ट पार्टिकल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंड जैसा कि मैंने कहा कि समर सीजन में जो वार्म एयर को हम इनहेल करेंगे, उसको मॉइस्ट करके बॉडी टेम्परेचर तक पहुंचाने का काम ये म्यूकस मेम्ब्रेन कर रही है। म्यूकस मेम्ब्रेन से सिक्रीट होने वाला म्यूकस कर रहा है। तो विंटर सीजन में जो एयर हम इनहेल करेंगे, उसका टेम्परेचर हमारे बॉडी के टेम्परेचर से कम हो सकता है। उस एयर को हमारे बॉडी की टेम्परेचर पे लाने के लिए हमारे नोज की अपर वॉल पर एक ब्लड वेसल होती है, जिसे हम ब्लड वेसल ऑफ कॉन्ची कहते हैं। ब्लड वेसल ऑफ कॉन्ची, ये वो ब्लड वेसल्स होती है जो हीट रेडिएट करती है एट द टाइम ऑफ इंस्पायरेशन और इनहेलेशन ऑफ एयर इन विंटर सीजन। विंटर सीजन में जो एयर हम इनहेल कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर हमारे बॉडी के टेम्परेचर से कम हो सकता है एंड दे कैन फ्रीज द लंग सेल्स। इससे बचने के लिए हमारे नोज की अपर वॉल पे ब्लड वेसल्स हैं, जिनका नाम है ब्लड वेसल ऑफ कॉन्ची। These blood vessels radiate heat which makes the inhaled air to our body temperature। इस तरह से हम अपने लंग्स की सेल्स को फ्रीज होने से बचाते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो प्राइमरी ऑर्गन है, ये नोज है। नोज एक्सटर्नली बना हुआ है कार्टिलेज एंड बोन से, इंटरनली 2 चैम्बर में डिवाइड है। जो वॉल इसको डिवाइड करती है उसको हम इंटरनेजल सेप्टम कहते हैं। हमारे नोज के जो चैम्बर्स हैं, इनकी जो इनर मोस्ट लेयर है उसे म्यूकस मेम्ब्रेन कह रहे हैं, और ये म्यूकस मेम्ब्रेन सिक्रीट कर रहा है म्यूकस, जिसका काम है डस्ट पार्टिकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप करना और साथ में एयर को मॉइस्ट करना। हमारे नोज की अपर वॉल पे जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स ऑफ कॉन्ची कहते हैं, and these blood vessels of Cauchy radiate heat at the time of inhalation of air in winter season। जैसा कि आप सब इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे नोज से आने वाला ये जो पैसेज है, इसे हम नेजल पैसेज कहते हैं। थोड़ा और नीचे आएंगे तो इसे नेजोफेरिंक्स कहेंगे। फिर हमारे माउथ कैविटी से एक पैसेज आता है, फिर ये आगे आता है। इसके फर्दर पैसेज को हम ओरियोफेरिंक्स कहते हैं। नेजोफेरिंक्स और ओरियोफेरिंक्स यहाँ पे आके कॉमन हो जाते हैं। द कॉमन पैसेज ऑफ एयर एंड फूड इज कॉल्ड फेरिंक्स। नोज से आने वाला पैसेज और माउथ कैविटी से आने वाला जो पैसेज है, ये हमारे नेक रीजन में आके कॉमन हो जाता है, एंड द कॉमन पैसेज ऑफ एयर एंड फूड इज कॉल्ड फेरिंक्स। दिस फेरिंक्स इन आवर नेक रीजन divided into 2 tubes। One of them is called food pipe। ये फेरिंक्स हमारे नेक रीजन में 2 ट्यूब में डिवाइड हो जाता है, जिसमें से एक ट्यूब को हम फूड पाइप कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोगों ने इस चीज को पढ़ा। फूड पाइप इज द कॉमन नेम ऑफ दिस ट्यूब, बट द बायोलॉजिकल टर्म यूज्ड फॉर दिस इज द, आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि इट इज नोन एज द इसोफेगस। मैंने आपको बताया था कि द ओपनिंग ऑफ द फूड पाइप इज कॉल्ड द गलेट, लेकिन यहाँ पे ये जाके कनेक्ट हो जाएगी स्टमक को, जिसको हम पढ़ चुके हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी हम दूसरी ट्यूब की बात करते हैं, दैट इज नोन एज द विंड पाइप। विंड पाइप इज consist of 2 parts,
the upper part of the windpipe is known as the larynx, but it is also known as the voice box because it helps in the production of sound. How it helps to produce the sound? First of all, the opening of the windpipe or the larynx is known as the glottis. इस windpipe की जो opening होती है इसे हम glottis कहते हैं, और this glottis is covered by a flap, a lid. It is also made up of cartilage and it is known as the epiglottis. हम लोगों ने पढ़ा था कि फूड पाइप मस्कुलर ट्यूब है एंड इट मोस्टली ये क्लोज होती है, मसल्स लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल से बनी होती है और ये क्लोज होती है, लेकिन हमारा जो विंड पाइप है ये कार्टिलेज से बना होता है और ये क्लोज नहीं होता। इसके अंदर कोई अनवांटेड सब्सटेंस या फूड पार्टिकल ना जाए इसके लिए इसके ऊपर एक लिड लगा हुआ है, दैट लिड इज कॉल्ड एपिग्लॉटिस, that lid is called epiglottis. आपने सुना होगा कि हमें बताया जाता है कि we should not talk at the time of eating the food, right? अगर हम कोई चीज खा रहे हैं तो उस समय हमें बात नहीं करनी चाहिए। ऐसा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जब भी हम कोई साउंड प्रोड्यूस करते हैं, that sound produced from this tube, that is the windpipe, और इस windpipe से जब साउंड प्रोड्यूस होगा तो ये एपिग्लॉटिस या लिड ओपन होगा। अगर ठीक उसी समय आप किसी फूड सब्सटेंस को निगल रहे हैं, सॉलो कर रहे हैं, तो वो फूड पार्टिकल्स आपके इस ट्यूब में जा सकता है जिसको वहां पे नहीं जाना चाहिए। हालांकि हमारे इस सिस्टम में अगर कोई फूड पार्टिकल इस ट्यूब में जाता है तो हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू एक स्टिमुलस फॉर्म होता है। वो स्टिमुलस हमारे लंग्स की जो मसल्स होती हैं उसमें कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से एक एयर प्रेशर बिल्डअप होता है और उस फूड पार्टिकल्स को इस ट्यूब से बाहर निकाल दिया जाता है। जब भी आप गलती से कोई चीज आपके विंड पाइप में जाएगा तो आपको कॉफिंग होगा। That time coughing is a kind of air pressure which build in your lungs to remove that food particle from this tube. Is it clear? ये एक अलग चीज थी। अभी हम बात कर रहे थे इस सिस्टम की, तो मैंने कहा कि हमारा जो फेनिक्स है ये दो ट्यूब में डिवाइड होता है। One of them is known as the food pipe and another one is known as the windpipe. The first part of the windpipe is known as the larynx or it is also known as the voice box. The opening of the windpipe is called glottis and it is covered by a flap, cartilaginous flap known as the epiglottis. And it also contains a fully stretched membrane known as the vocal cord. This vocal cord is a fully stretched membrane which vibrates with the help of air pressure built up in the lungs. And due to this vibration, a sound is produced. And this sound is converted in a particular type of sound, word, language, etc. with the help of our teeth, tongue, cheek, etc. And due to this reason, this tube is also known as the voice box because it helps in the production of sound. One more thing, very important, I must say you, that is the location of the vocal cord in the male body is called Adam's apple. आपने ये भी सुन रखा होगा। आप अक्सर देखिए कि मेल बॉडी के नेक रीजन में, सभी के नहीं बट ज्यादातर लोगों के नेक रीजन में एक ट्रायंगुलर रेज्ड अप पोर्शन दिखता है, that is known as the Adam's apple. Adam's apple. This Adam's apple is the location of this vocal cord, but this Adam's apple are seen only in the male body. Adam's apples are not seen in the female body. तो vocal cord हमारे लैरिंक्स के जिस पोजीशन पे होता है वहां पर एक हमें उभरा हुआ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर दिखता है, that is known as the Adam's apples, and this Adam's apples are seen only in the male body. उसके बाद फिर हमारी विंड पाइप का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है, that is known as the trachea. Trachea is
made up of 16 to 20 incomplete C-shaped cartilaginous rings, and its total length is about 10 to 12 centimeter. विंड पाइप का जो फर्स्ट पार्ट है इसे हम लैरिंक्स कहते हैं, लैरिंक्स को हम वॉइस बॉक्स कहते हैं क्योंकि इसके अंदर वोकल कॉर्ड होता है जो वॉइस प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक उसके बाद जो ट्यूब स्टार्ट होती है दैट इज नोन एज द ट्रैकिया। ट्रैकिया इज मेड अप ऑफ C-shaped cartilaginous rings and its total length is about 10 to 12 centimeter. And when it enter in our chest cavity, it is divided into two tubes, that is right bronchi and left bronchi. जब ये ट्रैकिया हमारे थोरेसिस और चेस्ट कैविटी में पहुंचती है तो एक दो ब्रांच फॉर्म करती है। वन ऑफ देम इज नोन एज द राइट ब्रोंकी एंड द अनदर वन इज द लेफ्ट ब्रोंकी। These bronchi are further divided into their branches, and these branches are called bronchioles. These branches are called bronchioles. Right bronchi divides into 3 bronchioles, whereas left bronchi divides into only 2 bronchioles. Reason behind it, because our right lung is slightly bigger as compared to left lung. Right lung is consist of 3 lobes. These are the superior lobe, middle lobe and inferior lobe. Whereas left lung is consist of only 2 lobes, that is superior lobe and inferior lobe. बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चंस करते हैं कि सर ऐसा क्यों है कि हमारे राइट लंग में 3 लोब्स हैं और लेफ्ट लंग में 2 लोब्स हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे ऑर्गन का ये एडजस्टमेंट है। हमारे लेफ्ट लंग के साइड में ही हमारा हार्ट होता है। इनफैक्ट हमारे दोनों लंग्स के लोअर बॉटम साइड्स पे लेफ्ट साइड पे हमारा हार्ट होता है। तो ऑर्गन एडजस्टमेंट के लिए हमारे लेफ्ट लंग्स के 2 लोब्स होते हैं और राइट लंग के 3 लोब्स होते हैं। आवर होल लंग इज सराउंडेड बाय अ डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन दैट इज नोन एज द प्लेयूरल मेम्ब्रेन। Our whole lung is surrounded by a double-walled membrane that is known as the pleural membrane. एक इसकी इनर मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन है। इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है इसे हम कहते हैं विसेरल लेयर और मेम्ब्रेन, और इसकी जो आउटर वॉल होती है इसे हम कहते हैं पैराइटल मेम्ब्रेन। इन दोनों के बीच में स्पेस होता है। इन दोनों मेम्ब्रेन को कलेक्टिवली हम प्लेयूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस होता है और वहां पर एक फ्लूइड होता है जिसे हम प्लेयूरल फ्लूइड कहते हैं। इसे हम प्लेयूरल फ्लूइड कहते हैं। दिस प्लेयूरल फ्लूइड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू आवर लंग्स, and the fluid inside of these membrane, in between these two membrane, helps to absorb mechanical shock and also reduces friction. It acts like a lubricant at the time of contraction and relaxation of the lungs. So our lung is located in our chest cavity and it is protected by our rib cage. Let me tell you something about the ribs. As we all know, we have 12 pairs of ribs. These 12 pairs of ribs are flat curved bones. At our ventral sides, हमारे front के side पे, these are connected to our a sword-like bone that is known as the sternum. एंड बैक साइड्स पे ये हमारे रिब्स से हमारे बैकबोन से अटैच होती है। तो हमारी फर्स्ट से लेके 7
रिब्स जो होती हैं इन्हें हम ट्रू रिब्स कहते हैं क्योंकि ये फ्रंट पर और बैक साइड दोनों से अटैच होती हैं। Whereas 8th, 9th and 10th are called false ribs because they are indirectly connected to the our sternum bone. Sorry. Whereas 11th and 12th, these are not attached to our sternum bones. They are attached only to the back. That's why it is known as the floating ribs. But all these ribs are collectively provide protection to our lungs and as well as heart also. Okay students, and these ribs not only provide protection to our lungs but also pleural membrane and pleural fluid. One more thing, the muscles or the membrane which are found in between ribs are called intercostal muscles. These muscles help in contraction and relaxation of the rib cage, which expand or contract the cavity of our chest, which help in inspiration and expiration. So students, अभी हम लोगों ने एक्सटर्नल साइड्स ऑफ लंग्स की बात की। फिर से बता दूं कि ये ट्रैकिया जब हमारे चेस्ट कैविटी में इंटर करती है तो दो ट्यूब में डिवाइड हो जाती है। राइट साइड में जो होगी उसे हम राइट ब्रोंकी कहेंगे, लेफ्ट साइड में जो होगी उसे हम लेफ्ट ब्रोंकी कहेंगे। But the right bronchi divided into 3 bronchioles and the left bronchi is divided into 2 bronchioles. Reason मैंने आपको बताया। Right lung is consist of 3 lobes and left lung is consist of 2 lobes. These bronchioles are divided again and again till they meet air sacs. जब तक ये bronchioles किसी एयर सैक से नहीं मिलते, जिसे हम एल्वोलाई कहते हैं, तब तक ये डिवाइड होते हैं। Each lung contain about 300 millions of air sacs or alveoli. These air sacs are made up of very thin membrane and this membrane is made up of squamous epithelium. इसकी थिकनेस नियर अबाउट 0.001 मिलीमीटर होती है। ठीक है फ्रेंड्स, हालांकि 10th क्लास में इन मेजरमेंट के लिए आपको इतना लर्न करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको थिकनेस बता रहा हूं इसलिए जैसे कि आप आगे ये इसमें गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है इन बातों को आप समझ सकें। मैंने कहा ईच लंग कंटेन अबाउट 300 मिलियन एयर सैक्स और एल्वोलाई एंड दीज एयर सैक्स और एल्वोलाई are made up of very thin membrane and these membrane are made up of simple squamous epithelium and each air sacs are surrounded by a network of blood vessels which help in gas exchange. As you know, hopefully हमारी जो blood capillaries होती हैं these are made up of single layer of squamous epithelium and our air sacs are also made up of single layer of squamous epithelium and each air sac is surrounded by a network of blood vessels. Each air sac is surrounded by a network of blood vessels. हमारे जो एयर सैक्स हैं, एयर सैक्स के अंदर जो एयर हमने इनहेल किया उसमें ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन हायर है और जो हमारी ब्लड कैपिलरी है उसमें ब्लड है और ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन हायर है। और हम बहुत ही सिंपली इस बात को जानते और समझते हैं कि कोई भी सब्सटेंस अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है, तो ऑक्सीजन एयर सैक्स से ब्लड की साइड में मूव करेगी क्योंकि वहां पे कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन का कम है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से एयर सैक्स की तरफ मूव करेगी क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड वेसल्स में ज्यादा है। तो इस तरह से बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन गैसियस एक्सचेंज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात समझ में आई आपको? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं
कि ये हमारी ब्रोंकी है, ये हमारी ब्रोंकी है और ये ब्रोंकी राइट ब्रोंकी है क्योंकि यहाँ पे 3 ब्रोंक्यूल्स दिख रहे हैं. These bronchioles are divided again and again till they meet the alveoli or the air sacs, and these alveoli or air sacs surrounded by network of blood vessels. तो इस तरह से ये गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं. अभी इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में मैंने आपको बताया कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो प्राइमरी ऑर्गन है वो हमारा नोज है. Our nose is made up of bone and cartilage. Our nose tip, in fact, our nose tip is made up of cartilage. जैसे कि किसी वजह से अगर ये कोलैप्स हो और रिलीज होने पे ये अपनी वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ सके, that's why it is made up of cartilage. Whereas internally, it is divided into 2 chambers with the help of internasal septum. And inner lining of the nasal chamber is the mucous membrane, which secrete mucus, and these mucus moist the air and also trap dust particle and microorganisms, and the same function is performed by the nose hair also. मैंने आपको बताया कि विंटर सीजन में अगर हम एयर को इनहेल करते हैं तो उस समय एयर को वार्म करने का काम जो ब्लड वेसल्स कर रही होती हैं वो हमारे नोज के अपर वॉल पे होती है और उसे हम ब्लड वेसल्स ऑफ कॉन्ची कहते हैं. आगे जाके फिर हमने देखा कि कॉमन पैसेज ऑफ एयर एंड फूड इज कॉल्ड द फेनिक्स. इट इज डिवाइडेड इनटू 2 ट्यूब. One of them is known as the food pipe, another one is known as the windpipe. Windpipe is the collective term for the larynx and the trachea. Larynx is the first part of the windpipe and its opening is called glottis. It is covered by a cartilaginous flap known as the epiglottis. It also contains a fully stretched membrane. That's why the fully stretched membrane that is known as the vocal cord. The location of vocal cord is known as the Adam's apple, and due to the presence of vocal cord, we are able to produce sound. These vocal cords are present in the larynx, that's why it is also known as the voice box. Then started trachea. Trachea is made up of 16 to 20 incomplete C-shaped cartilaginous rings, and its total length is about 12 centimeter. When this trachea reaches our chest cavity, it is divided into 2 branches or 2 tubes, the right bronchi and the left bronchi. Right bronchi is further divided to form 3 bronchioles, whereas left bronchi divide to form 2 bronchioles. Because right lung has 3 lobes and left lung has 2 lobes. Our whole lung is surrounded by a double-walled membrane known as the pleural membrane. The inner wall of this pleural membrane is called the visceral membrane. The outer wall is known as the parietal membrane. In between these 2 membranes, there is a fluid known as the pleural fluid, which reduces friction and also provides protection from mechanical shock and injuries. Each lung contains about 300 million air sacs or alveoli, and each air sacs or alveoli surrounded by a network of blood capillary which help in gas exchange. This is our respiratory system. साथ में हम एक बात और कर लेते हैं. ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमसे ये भी क्वेश्चन किया जाता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ द रिब्स in inspiration and expiration. इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में रिब्स का रोल क्या है, डायफ्राम का रोल क्या है, इंटरकोस्टल मसल्स का रोल क्या है. मैंने आपको बताया कि हमारे पास टोटल 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होती हैं. ये रिब्स कर्व है, फ्लैट है. फ्रंट साइड्स पे ये हमारी स्टर्नम बोन से अटैच है, बैक साइड्स पे हमारे ये बैक बोन से अटैच है. जो रिब्स हमारे स्टर्नम और बैकबोन से अटैच होती है उन सभी को करेक्टली हम ट्रू रिब्स कहते हैं. ट्रू ट्रू रिब्स कहते हैं. और ये 1 से लेकर 7 तक होती हैं. जबकि 8th, 9th और 10th को हम फॉल्स रिब्स कहते हैं क्योंकि ये अटैच तो दोनों साइड से होती हैं, लेकिन 8th, 9th और 10th ये इनडायरेक्टली हमारे स्टर्नम से अटैच होती हैं. दैट्स व्हाई दीस आर नोन एज द फॉल्स रिब्स. और जब हम बात करते हैं अपनी लास्ट 2 रिब्स की, दैट इज 11th एंड 12th, दीज आर नोन एज द
floating ribs because they are not at all attached to the sternum bone. Get it? And in between these ribs there is a membrane that is known as the intercostal muscles. रिब्स के बीच में जो मसल्स होती हैं उन्हें इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। अब हमारी रिब्स के बीच में जो मसल्स होती हैं जब ये कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो हमारी चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होता है। रिब्स के बीच में जो मसल्स होती हैं जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो हमारे चेस्ट कैविटी का जो वॉल्यूम होगा वो इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि जब इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो ये हमारा जो रिब है ये ऊपर की तरफ जाता है। ठीक उसी समय हमारा ये जो डायफ्राम है ये डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये स्ट्रेट हो जाता है। तो नॉर्मल पोजीशन में जब ये रिलैक्स पोजीशन में होगा तो ये डोम शेप का होगा, कर्व होगा। लेकिन अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये स्ट्रेट हो जाएगा और इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई तो हमारे रिब्स ऊपर की तरफ आ गई, जिससे हमारी चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया और प्रेशर डिक्रीज हो गया। Due to this change, we are able to inhale air from external environment. और जब हमें breathe out करना होता है, जब हमें exhale करना होता है, उस केस में हमारी intercostal muscles relax होती हैं, जिससे हमारी ribs नीचे की तरफ चली जाती हैं। हमारा जो diaphragm होता है, ये relax होता है, तो ये वापस dome shape में आ जाता है, curve हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे chest cavity का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है और प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जिससे हम लंग्स में प्रेजेंट एयर को हम एक्सहेल कर पाते हैं। इस तरह से हमारा ये रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क करता है। ओके फ्रेंड्स, बाकी का हम इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में इसे कंपाइल करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।